आपने डोरेमोन कार्टून में इस बैम्बू कॉप्टर को देखा होगा। क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है? चलिए जानते हैं। जो हेलीकॉप्टर होते हैं इनमें बड़े रोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो लिफ्ट पैदा कर सके। रोटर ब्लेड हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं और यही ऊपर की दिशा में लिफ्ट का कारण बनता है। लेकिन इसमें बैम्बू कॉप्टर का साइज बहुत छोटा है जो नीचे एक सर्टेन एयर फोर्स नहीं लगा पाएगा। अगर ये असली होता तो बस आपके सिर के बाल उड़ेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे। चलो आपने ये बना लिया, लेकिन इसका यूज आपके लिए बहुत पेनफुल होगा। डोरेमोन में बैम्बू कॉप्टर को सिर पर लगाया जाता है। एक इंसान को सिर्फ सिर के जरिए उठाना बहुत खतरनाक होगा। हमारी नेक मसल्स और हड्डियों को इतने वेट को उठाने में बहुत मुश्किल होगी। इससे आपके बाल ही खींचेंगे और गर्दन में दर्द होगा। यदि रियल लाइफ में बैम्बू कॉप्टर बनेगा तो बॉडी के और पार्ट से अटैच होगा ताकि कोई पेन न हो, और इन ब्लेड्स का साइज भी थोड़ा लार्ज होगा। और लास्ट में एनर्जी। ह्यूमन की वेट को उठाने के लिए इतने छोटे बैम्बू कॉप्टर में एनर्जी कहाँ और कैसे स्टोर होगी? इसमें एनर्जी सोर्स का साइज काफी बड़ा होगा। आज के समय में एक डे का टाइम 24 आवर्स है, लेकिन 600 मिलियन ईयर्स अगो एक दिन थोड़े छोटे होते थे। 600 मिलियन ईयर्स पहले एक दिन 21 आवर के ही होते थे। अर्थ के डे लेंथ के बदलने के कारण पृथ्वी के रोटेशन की स्लो होने का कारण है। यहाँ एक कैट है और एक क्वीन एंट, तो इनमें से कौन ज्यादा साल तक जिंदा रहेगा? आप कैट सोच रहे होंगे, ऑब्वियसली तो आप गलत हैं। एक कैट 12 से लेकर 18 साल तक जी सकती है, जबकि एक क्वीन एंट 10 से लेकर 30 साल तक जी सकती है। तो नॉर्मली एक क्वीन एंट ज्यादा जीती है। कौन ज्यादा गर्म है, एक लाइटनिंग बोल्ट या सन का सरफेस? आपका जवाब होगा सन, तो आप गलत है। सन का सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि लाइटनिंग बोल्ट का टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस। आपको मून ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब आप अर्थ के साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो आपको मून उल्टा दिखाई देगा। ये है विंड टर्बाइंस, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है बर्ड्स के लिए। यूके में हर साल 10,000 से लेकर 1 लाख तक बर्ड्स इन विंड टर्बाइंस की ब्लेड से टकराकर मर जाती है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी नेचर को नुकसान पहुंचाता है। क्या आप अपनी एज को कम कर सकते हैं? इस व्यक्ति ने अपनी एज को 10 इयर्स कम कर लिया। साइंटिस्ट द्वारा एक रिसर्च ने यह पाया कि ह्यूमंस की बायोलॉजिकल एज कम हो सकती है। ये है जोसेफ डिटूरी, एक रिटायर्ड नेवी डाइवर। इसने 100 दिन तक बंकर में स्पेंड किए। आप बोलेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, पर यह बंकर महासागर में पानी के 30 फीट नीचे था, अटलांटिक ओशन में। जैसे जैसे हम पानी के नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। तो ये बहुत हाईली प्रेशराइज्ड वातावरण में रह रहा था। पर ये क्या करने गया था यहाँ पे? ये नासा के अगले मिशन के लिए टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन 100 दिन बाद जब पानी से बाहर आया, इसकी बायोलॉजिकल एज कम हो चुकी थी। इस बंकर में जाने से पहले इसकी जो जन्म के अनुसार एज थी वह 55 थी और बायोलॉजिकल एज 44 थी। पर जब यह पानी से बाहर आया, इसकी बायोलॉजिकल एज 34 हो गई। तो ये अपनी बॉडी को सेलुलर लेवल पे डी-एजिंग कर पाया। हमारे क्रोमोसोम्स के एंड्स पे टेलोमेरेस होते हैं, जो हमारे जूतों के शूलेसिस की तरह होते हैं। जब सेल्स डिवाइड होती हैं, ये टेलोमेरेस छोटे होते जाते हैं, और जब ये टेलोमेरेस खत्म हो जाते हैं तो हमारी सेल्स मरने लग जाती हैं। तो जितने समय तक ये टेलोमेरेस रहेंगे उतनी ही सेल्स कम मरेंगी और उतनी ही आपकी एजिंग कम होगी। ये ही अंडर वाटर हुआ इस रिसर्च में। जब जोसेफ डिटूरी बाहर आया, इसके क्रोमोसोम की लेंथ 20% ज्यादा थी पहले से। इसके अलावा इसकी हेल्थ और भी ज्यादा सही हो गई। क्या आप डी-एजिंग को पता है कि आपके फेवरेट कार्टून डोरेमोन का कितना वेट है? डोरेमोन का वजन 129.3 kg है। इतना ही वेट लगभग ब्रोक लेसनर का है। अब आप बोलेंगे ये इतना छोटा और इसका वजन इतना। डोरेमोन एक रोबोट है, इसलिए बहुत से मेटल्स, प्लास्टिक और सर्किट से बना है, इसलिए इतना हैवी है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या ये जेलीफिश सच में इमोर्टल होती है? ये है ट्यूटोप्सिस डोरी, जिसे इमोर्टल जेलीफिश भी कहते हैं। ये ऐसे ट्रांसपेरेंट होती है और ये एक बार मैच्योर होने के बाद फिर से अपनी लाइफ की शुरू की स्टेज में जा सकती है, पोली स्टेज में। तो बायोलॉजिकली ये इमोर्टल है, पर रियलिटी में ये इमोर्टल नहीं है। बहुत सी ऐसी कंडीशन हो जाती हैं जिससे ये इमोर्टल नहीं रह पाती। ये बहुत से जीवों का शिकार बन जाए, जैसे फिशेज, टर्टल्स या कुछ बर्ड्स जो इन्हें खा ले, या इन्हें कोई डिजीज हो जाए, या इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाए जिससे ये सर्वाइव न कर पाए। जैसे पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, टेम्परेचर में कुछ चेंज हो जाए और कुछ अदर फैक्टर्स, और ये पानी के बिना भी नहीं रह पाएंगी। तो रियलिटी में इनका इमोर्टल होना बहुत मुश्किल है। ह्यूमंस के द्वारा भी एक्सीडेंटली इन्हें मारा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि 1920 के दशक में एक्सरेज, जिन्हें हम आज अस्पतालों में हड्डियों की जांच के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग उस समय अनचाहे हेयर रिमूवल के लिए किया जाता था। ये सुनने में आपको वियर्ड लग रहा होगा, तो रेडी हो जाओ
तो आज हम जानेंगे कि कैसे इस अजीब ब्यूटी ट्रेंड ने शुरुआत की और फिर कैसे ये बंद हो गया। वीडियो को लाइक कर दो। पहले एक्सरेज का आविष्कार 1985 में हुआ था। इसे जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रोंटगन ने डिस्कवर किया था। ये चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज थी, जिससे डॉक्टर पहली बार इंसान के शरीर के अंदर की चीजें देख सकते थे। लेकिन हर नई चीज की तरह लोगों ने दूसरे तरीकों से इसको यूज करने के बारे में सोचा और यही से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। तो ये काम कैसे करता था? एक्सरेज का उपयोग बालों की जड़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता था। ये रेज स्किन के अंदर तक जाती थी और बालों की जड़ों को खत्म कर देती थी, जिससे बाल दोबारा नए उगते थे। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है, एक्सरेज रियलिटी में एक रेडिएशन है और उस समय इसका हेल्थ पर क्या इफेक्ट था, लोग इससे अनजान थे। हालांकि इसे हेयर रिमूवल में सफलता मिली थी, लेकिन इसके खतरनाक साइड इफेक्ट भी थे। बार बार रेडिएशन के संपर्क में आने से लोगों को गंभीर समस्याएं होने लगी, जैसे स्किन पर जलन और जहां बाल नहीं हटाने वहां भी हेयर रिमूवल और इवन कैंसर भी। 1930 के दशक तक यह साफ हो गया था कि यह ब्यूटी ट्रीटमेंट बहुत ही खतरनाक है। जैसे जैसे रिसर्च हुई, एक्सरे से बाल हटाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक्सरे से हेयर रिमूवल की कहानी हमें यह बताती है कि हर नई तकनीक उतनी सुरक्षित नहीं होती जितनी पहले नजर में दिखती है। आज के समय में एक डे का टाइम 24 आवर्स है, लेकिन 600 मिलियन ईयर्स अगो एक दिन थोड़े छोटे होते थे। 600 मिलियन ईयर्स पहले एक दिन 21 आवर के ही होते थे। अर्थ के डे लेंथ के बदलने का कारण पृथ्वी के रोटेशन के स्लो होने का कारण है। I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself NASA. We are going to make railway station on moon. What normal people think. हेलो गाइस, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का एक ऐसा मिशन है जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे। नासा मून पे रेलवे स्टेशन बनाने का प्लान बना रहा है। क्या अब इस रेलवे स्टेशन में लोग घूमेंगे चांद की एक साइड से दूसरी साइड तक? ऐसा नहीं है। इस सामान को ट्रांसपोर्ट के लिए नासा द्वारा बनाया जा रहा है और अपने आगे के मिशन के लिए भी। इसके साथ इससे मून पे कीमती खनिजों को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसमें ये लेविटेशन का प्रयोग करेंगे, जैसे ये वीडियो देखो। इससे फ्रिक्शन भी कम लगेगा और चांद पे धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी और इक्विपमेंट और सोलर पैनल्स की क्षमता भी कम नहीं होगी। इन ट्रैक्स पे रोबोट खुद से चलेंगे, जो एक दिन में सब रोबोट्स 100 टन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट का नेम फ्लोट है और इन ट्रैक्स को आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है और ज्यादा कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। NASA. We are going to make railway station on moon. After this human on moon be like. सूर्य पे ये क्या है? सन पे कई ऐसे ब्लैक एरियाज क्यों है? ये देखने में आपको ब्लैक लग रहे हैं, पर ये फुल मून से भी ज्यादा चमकीले हैं। सन के सरफेस पे इन ब्लैक स्पॉट्स को सन स्पॉट्स कहते हैं। ये आपको हमेशा के लिए नहीं मिलेंगे। ये सन स्पॉट्स टेम्पररी होते हैं। ये सन की फोटोस्फीयर में होते हैं। फोटोस्फीयर सन की आउटर सेल है जिससे लाइट रेडिएट होती है। ये सन स्पॉट्स अपने आसपास के एरिया से ठंडे होते हैं, इसीलिए आपको डार्क दिखाई देते हैं। सन स्पॉट के आसपास का रीजन है वह ज्यादा हॉट है, इसलिए सनस्पॉट डार्क दिखाई देते हैं, पर ये सच में डार्क नहीं है।
इस सनस्पॉट के सेंट्रल रीजन को उम्ब्रा कहते हैं। ये 3 से लेकर 4500 केल्विन तक होता है, जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 5800 केल्विन तक होता है। सनस्पॉट्स क्यों बनते हैं, इस पे अभी रिसर्च चल रही है, पर इनके बनने का मुख्य कारण मैग्नेटिक फील्ड को बताया जाता है। ये वहाँ बनते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सन के इंटीरियर से फोटोस्फीयर में से इमर्ज होती है। सनस्पॉट्स में मैग्नेटिक फील्ड की एक्टिविटी बहुत इंटेंस होती है। ये सनस्पॉट्स मूव करते रहते हैं। जो स्मॉल सनस्पॉट्स होते हैं वे फ्यू डेज तक ही रहते हैं, जबकि जो बड़े सनस्पॉट्स हैं वे कुछ महीनों तक रहते हैं। देखने में आपको स्मॉल लग रहे होंगे। इन सनस्पॉट्स का साइज बहुत बड़ा होता है। इनमें कुछ पृथ्वियाँ आ सकती है बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले इनको चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, पर गैलीलियो द्वारा 17वीं सेंचुरी में इसे टेलीस्कोप के माध्यम से ऑब्जर्व किया गया था। पिछले 60 सालों से इस बोतल को खोला नहीं गया है और ये प्लांट इतने सालों से इस सील्ड बोतल में जिंदा है। 1960 में डेविड लेटिमेर, एक ब्रिटिश गार्डनर ने एक बड़ी ग्लास बोतल में इस प्लांट को उगाया और इसमें कुछ खाद भी डाल दी और थोड़ा पानी, और फिर इसे बंद कर दिया। इसे बस 1972 में एक बार खोला गया थोड़ा पानी डालने के लिए। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ये प्लांट कैसे सर्वाइव कर रहा है, ये बोतल गिलास के हैं तो सनलाइट इसमें से डायरेक्टली जा सकती है, जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और ये सील्ड है, मॉइस्चर कंडेंस होगा इस बोतल की वॉल्स पे और दोबारा रूट्स में चला जाएगा, और इस प्लांट के जो लीव्स गिरेंगे वो डिकम्पोज होंगे तो लगातार न्यूट्रिएंट मिलेगा। हेलो गाइज, एलिफेंट्स के ईयर्स इतने बड़े क्यों होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एलिफेंट्स के कान इतने बड़े क्यों होते हैं, जबकि ज्यादातर जानवरों के नहीं? क्या ये बस सुनने के लिए ही है या कोई और भी रीजन है? चलो इसके पीछे के रीजन को जानते हैं। वीडियो को लाइक कर दो जब तक, और सब्सक्राइब भी। एक ऑब्वियस रीजन है कि ये इन्हें दूर तक सुनने में मदद करता है, पर ये बस टिप ऑफ आइसबर्ग है। यहाँ पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाथी दुनिया के सबसे गर्म क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे कि अफ्रीका के सवाना और इंडियन फॉरेस्ट, और जब इनका इतना वजन है 6000 किलो प्लस, तो इनकी बॉडी बहुत हीट जनरेट करेगी। एलिफेंट्स अपने इन बिग कानों को एयर कंडीशनर की तरह यूज करते हैं, और इनके ईयर्स की थिन स्किन ब्लड वेसल से भरी हुई है, और जब ये अपने इन बिग ईयर्स को फ्लैप करते हैं इनका ब्लड कूल हो जाता है, और जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। पर सभी एलिफेंट्स के ईयर सेम नहीं होते। अफ्रीकन एलिफेंट्स के ईयर एशियन एलिफेंट से बिग होते हैं, पर इसका क्या रीजन है? अफ्रीकन एलिफेंट ज्यादा गर्म क्लाइमेट में रहते हैं तो इनका शरीर ज्यादा हीट होगा, और उसको कूल करने के लिए बड़े ईयर्स हैं। वही एशियन एलिफेंट्स वो ठंडे क्लाइमेट में रहते हैं, लाइक फॉरेस्टेड एरियाज। लास्ट रीजन अपनी रक्षा के लिए भी। अब आप बोलेंगे कि कानों से कौन सी रक्षा? जब एलिफेंट्स डेंजर फील करते हैं तो अपने ईयर्स को फ्लैप करते हैं ताकि वे अपने आप को और विशाल और डरावना दिखा सके। क्या आप अपनी एज को कम कर सकते हैं? इस व्यक्ति ने अपनी एज को 10 इयर्स कम कर लिया। साइंटिस्ट द्वारा एक रिसर्च ने यह पाया कि ह्यूमंस की बायोलॉजिकल एज कम हो सकती है। ये है जोसेफ डिटूरी, एक रिटायर्ड नेवी डाइवर। इसने 100 दिन तक बंकर में स्पेंड किए। आप बोलेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, पर यह बंकर महासागर में पानी के 30 फीट नीचे था, अटलांटिक ओशन में। जैसे जैसे हम पानी के नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, तो ये बहुत हाईली प्रेशराइज्ड वातावरण में रह रहा था। पर ये क्या करने गया था यहाँ पे? ये नासा के अगले मिशन के लिए टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन 100 दिन बाद जब पानी से बाहर आया इसकी बायोलॉजिकल एज कम हो चुकी थी। इस बंकर में जाने से पहले इसकी जो जन्म के अनुसार एज थी वह 55 थी और बायोलॉजिकल एज 44 थी। पर जब यह पानी से बाहर आया इसकी बायोलॉजिकल एज 34 हो गई। तो ये अपनी बॉडी को सेलुलर लेवल पे डी एजिंग कर पाया। हमारे क्रोमोसोम्स के एंड्स पे टेलोमेरेस होते हैं जो हमारे जूतों के शूलेसेस की तरह होते हैं। जब सेल्स डिवाइड होती है ये टेलोमेरेस छोटे होते जाते हैं, और जब ये टेलोमेरेस खत्म हो जाते हैं तो हमारी सेल्स मरने लग जाती है। तो जितने समय तक ये टेलोमेरेस रहेंगे उतनी ही सेल्स कम मरेंगी और उतनी ही आपकी एजिंग कम होगी। ये ही अंडर वाटर हुआ इस रिसर्च में। जब जोसेफ डिटूरी बाहर आया इसके क्रोमोसोम की लेंथ 20% ज्यादा थी पहले से। इसके अलावा इसकी हेल्थ और भी ज्यादा सही हो गई। क्या आप डी एजिंग होना चाहते हैं? कमेंट्स में बताएं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में कितने तारे हैं? कुछ लोग बोलेंगे बहुत तारे हैं, हम इन्हें गिन भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 100 से लेकर 300 बिलियन तारे हैं। समय के साथ हम इनके बारे में और एक्यूरेट बता पाएंगे। बैकबेंचर्स, किस साइंटिस्ट ने बैठकर इतने तारों को गिना है? ये एक ओपन ग्राउंड है, यहाँ पर एक जिराफ और यहाँ पर एक ह्यूमन है। यदि कोई लाइटनिंग स्ट्राइक होगी तो पहले किस पे गिरेगी? तो पहले इस जिराफ पे गिरेगी क्योंकि इसकी हाइट लंबी है और लाइटनिंग शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढती है ग्राउंड तक जाने के लिए।
क्या आपको पता है कि एक क्लाउड में कितना वजन होता है? एक ऐसे फ्लफी व्हाइट क्लाउड का वजन 5 लाख किलो तक होता है, जो कि 83 एलिफेंट्स के बराबर है। एक ऐसा फ्रॉग जिसे देखकर आप बोलोगे ये क्या है। इस फ्रॉग की स्किन में से आप इसके इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं और हार्ट को धड़कते हुए भी। इसका नाम है ग्लास फ्रॉग। हमारी पृथ्वी पे कौन ज्यादा है, ट्रीज या चिकन्स? आपके पास 3 सेकंड्स है। 3, 2, 1। चीटिंग करता है तू। जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक 3 सेकंड हो चुकी है। तो आंसर है ट्रीज। ट्रीज की पॉपुलेशन है 3 ट्रिलियन, जबकि चिकन की पॉपुलेशन है 33 बिलियन। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में कितने तारे हैं? कुछ लोग बोलेंगे बहुत तारे हैं, हम इन्हें गिन भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 100 से लेकर 300 बिलियन तारे हैं। बैकबेंचर्स किस साइंटिस्ट ने बैठकर इतने तारों को गिना है? क्या आपको पता है कि ऐसे स्ट्रॉम वाले क्लाउड का वजन कितना होता है? एक ऐसे स्ट्रॉम वाले क्लाउड का वजन 20 लाख किलो तक होता है, जो कि 3333 एलिफेंट के बराबर है। बैकबेंचर्स, तो ये बादल गिरते क्यों नहीं? हेलो गाइस, आप किसी न्यू वॉच क्लॉक को देखिए, इसमें टाइम हमेशा 10-10 क्यों होता है? और एडवर्टाइजमेंट में भी 10-10 टाइम ही क्यों यूज किया जाता है? मोस्टली कंपनीज द्वारा 10-10 बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जो देखने में अच्छा लगता है। ये देखने में दोनों साइड बैलेंस लगती है। मोस्टली ब्रांड्स का लोगो या 12 बजे के पास होता है, तो ऐसे 10-10 टाइम रखने पे ब्रांड्स लोगो और मॉडल नंबर हमें आसानी से दिखता है। जो 10-10 है एक स्माइल फेस की तरह लगता है, जिससे इनडायरेक्टली खरीदने वाले के दिमाग में थोड़ा प्लेजर होता है। और अभी सभी कंपनीज ये ही यूज करने लग गई है, धीरे धीरे एक कंसिस्टेंसी के कारण भी। पहले कुछ कंपनी 8-20 टाइम को यूज करती थी, पर 8-20 टाइम न्यू वॉचेज और क्लॉक्स में सैड फेस की तरह दिखता था, तो इसका कुछ इफेक्ट कंपनी की सेल्स पे पड़ता होगा। लेकिन कुछ ब्रांड्स अब न्यू टाइम को भी एक्सपेरिमेंट करके देखती हैं न्यू वॉचेज क्लॉक्स में। कंक्लूजन, 10-10 टाइम सेट करने से ब्रांड लोगों को ठीक से दिखता है, एक स्माइल फेस की तरह दिखता है, और इससे मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन में फायदा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself. नोबिता जब स्कूल के लिए लेट हो जाता है तो एनीवे डोर क्यों यूज नहीं करता? आपने ये सोचा होगा या नहीं भी, डोंट नो। तो इसका रीजन है, हर एपिसोड में वे सेम स्टोरी नहीं दिखा सकते। जैसे एक ही गैजेट को वे बार बार दिखा रहे हैं। जो डोरेमोन कार्टून है, इसमें हर एपिसोड में एक न्यू गैजेट को दिखाया जाता है, तो न्यू गैजेट के अनुसार न्यू स्टोरी नहीं बनेगी यदि वे बार बार एनीवे डोर का यूज करेंगे तो। और कार्टून के अनुसार डोरेमोन नोबिता को सुधारने के लिए आया है, तो उसे एनीवे डोर क्यों ही देगा? और नोबिता खुद भी इसे यूज करना भूल जाता है। Over 70% of the oxygen in Earth's atmosphere is produced by marine plants, especially phytoplankton, not trees or rainforests. ये यहाँ पर एक हिप्पो है और आप इसके पास जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मन में ये क्या ही भाग पाएगा। आप इसके पास चले जाते हैं, थोड़ी ही दूरी पे ये एक हिप्पो है और ये अग्रेसिव हो जाता है। तो जो हिप्पोज हैं उनकी स्पीड होती है वे 30 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है थोड़ी दूर भागने में। बहुत दूर तो ये इतनी स्पीड में नहीं भाग पाएंगे, जबकि नॉर्मल ह्यूमन की स्पीड 12 से 16 किलोमीटर पर आवर तक होती है। यदि हिप्पो आपके पास में है तो ये आसानी से आपको पकड़ लेगा, जबकि स्प्रिंटर की स्पीड 35 से 40 किलोमीटर पर आवर तक होती है, तो ये आसानी से बचकर भाग जाएंगे। वो इज मोर हैवी, अ बफेलो या एक यंग मेल जिराफ? आप एक बफेलो सोच रहे होंगे। एक जिराफ एक बफेलो से हैवी होता है। एक बफेलो 400 से लेकर 700 किलोग्राम तक हो सकती है, जबकि एक जिराफ 800 से लेकर 1200 किलो तक होता है। The Calabopsis explodens ant can sacrifice itself by rupturing its body to release a sticky toxic substance that kills enemies. हेलो गाइस, नेपाल का नेशनल एनिमल कौन सा है? बिगफुट, काऊ, माउंट एवरेस्ट या कंगारू? या 52% लोगों ने माउंट एवरेस्ट को चूज किया है। नेपाल का नेशनल एनिमल काऊ है। ये है न्यूजीलैंड। ये अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के लिए फेमस है। न्यूजीलैंड में ह्यूमन से ज्यादा
शिप्स की पॉपुलेशन है। यहाँ ह्यूमन की पॉपुलेशन 50 लाख के लगभग है, जबकि शिप्स की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी हर इंसान के मुकाबले 5 शिप हैं। पर यह इतनी शिप्स क्यों हैं? शिप्स फार्मिंग ये व्यवसाय इनमें बहुत पहले से है और 1970s में न्यूजीलैंड में 7 करोड़ से भी ज्यादा शिप्स थी। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पे कौन ज्यादा है, चिकन्स या ह्यूमंस? चलो जानते हैं संख्या में कौन ज्यादा है। सबसे पहले ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमंस की जनसंख्या 8.2 बिलियन है। ये संख्या बहुत ज्यादा है। अब जानते हैं कि चिकन्स के बारे में। पृथ्वी पे 33 बिलियन प्लस चिकन्स है, लेकिन इतने सारे चिकन्स क्यों हैं? ह्यूमंस के खाने के लिए। बिलियंस ऑफ लोग इन्हें खाते हैं, इसलिए इतने ज्यादा हैं। हर साल 74 बिलियन चिकन्स को फूड के लिए किल कर दिया जाता है। जस्ट इमेजिन, वो चिकन्स का डोमेस्टिकेशन 2000 BC में किया गया था।